इस साल भी 2024 में 2 सवाल आए, 2023 में भी 1 सवाल आ गया है। सारे चैप्टर्स आप देख लो 11th और 12th के, सबसे छोटा चैप्टर यही है। इससे अभी 2024 में डायरेक्ट सवाल आया था E नॉट बराबर CB नॉट। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो किस वजह से आता है? जब प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी कह लो वो चेंज होता है, वेरी करता है। लेफ्ट से राइट जाओगे वेवलेंथ बढ़ेगा, मतलब गामा और एक्सरेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो 2024 में पूछा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के बराबर है क्या मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में? तो आंसर था हेलो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे हैं सब, क्या बोल रहा है माहौल। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम शॉर्ट में EM वेव्स या EMW भी बोलते हैं, उसके माइंड मैप में। बेटा 11th और 12th सारे चैप्टर्स आप देख लो 11th और 12th के, सबसे छोटा चैप्टर यही है। जी हां, है ना। और सवाल भी आ जाते हैं। इस साल भी 2024 में 2 सवाल आए, 2023 में भी 1 सवाल आ गया है ना। तो इससे सवाल आते रहते हैं और ये शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, है ना। मतलब क्लासेस में भी इसको मैक्सिमम मान लो 1 से 2 क्लास में, है ना, 1.5 से पौने 2 घंटे की 1 से 2 क्लास में फिनिश हो जाता है। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट प्रोपेगेट इन स्पेस। यार यहां पे ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रही है, और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जी हां, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और इसका जो सोर्स होता है, ये जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया गया था तब वहां पे बताया जाता है कि यार जो चार्ज है जो रेस्ट पर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, और एक एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। जी हां, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर to each other and both are perpendicular to the direction of propagation। मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इसको मैं एक्स बोल देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वाई में वाइब्रेट कर रहा है और वेव जा रही है लेट सपोज जेड में। समझ में आ पा रही बात? समझ में आ पा रही बात? अगर मान लो इसको एक्स बोल दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में वाइब्रेट कर रहा है, परपेंडिकुलर है, और वेव चल रही है जेड में, वेव चल रही है जेड में, वेव चल रही है जेड में, है ना। वेव कहां चल रही है? जेड में चल रही है। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को एक डाउट रहता है, वो पूछता है फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो 0 है। हाँ, मतलब उनके प्लेन्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा तो आप कितना बोलोगे बेटा? उसको 90 डिग्री बोलोगे। लेकिन फेज डिफरेंस कुछ नहीं होता है ना। तो मैं यहां पे लिख दूं फेज डिफरेंस, और ऐसा भी आप बोल सकते हो कि दे आर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज, है ना। तो फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री, है ना। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री। ठीक है, चलिए। स्पीड ऑफ वेव कितनी होती है? जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट ये वैक्यूम में, ये वैक्यूम में, ठीक है ना। तो ये वैक्यूम में, ठीक है साहब। अगर कोई और मीडियम होगा ना तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेटिंग चार्जेस, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी डेंसिटी। यहां पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, और बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं लेकिन पेपर के टाइम वो भूल जाते हैं कि इस फॉर्मूले में उन्होंने ERMS लिया है कि E पीक लिया है कि BRMS लिया है कि B पीक लिया है। यहां पे मैं जो भी फॉर्मूले लिख रहा हूं ना वो पीक वैल्यूज लेके लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं यहां पे लिख रहा हूं एवरेज, ये ऊपर बार है मतलब एवरेज है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू पीक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। दिस इज नॉट RMS। तो यहां पे नीचे क्या आ रहा है? 1, मतलब नीचे 4 आ रहा है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1/4 B नॉट स्क्वायर बाय 2 μ0। यहां पे भी क्या बेटा? पीक है। RMS होता तो यहां पे 2 आ जाता दोनों जगह। तो मैं यहां पे जो भी सॉल्विंग कर रहा हूं, जो भी फॉर्मूले लिख रहा हूं, वो मैं पीक वैल्यू लेके कर रहा हूं। और सबको पता है कि ERMS कितना होगा? E0/√2। BRMS कितना होगा? B0/√2। तो E0 और B0 पीक वैल्यूज हैं। RMS होती तो यहां पे RMS लिखा होता, इसलिए 4 है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की का एक फीचर है, एक प्रॉपर्टी है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। और ये आपको क्लास में प्रूफ भी करवाया जाता है, करवाया जाना भी चाहिए प्रूफ, ठीक है। अच्छा, अब टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव में लिख दूं, ऑफ EM वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी को ऐड कर दिया तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव आ गया।
ये दोनों बराबर है, इन दोनों को ऐड कर दिया, अभी दोनों बराबर, इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसकी जगह ये लिख सकता हूं, तो आ जाएगा आपके पास हाफ। ध्यान से देखना, ये जो कई बच्चे बोलते हैं फॉर्मूला गलत है, अरे भाई साहब ये फॉर्मूला किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, और यहां पे पूरा पढ़ो तो सही, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, दोनों को ऐड करूंगा और ये दोनों सेम भी है, तो इसकी जगह लिख दूंगा तो 1/4 + 1/4 1/2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, या फिर इसकी जगह इसको लिख दिया, इसकी जगह इसको लिख दिया, तो आ गया 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज नॉट आरएमएस, दिस इज पीक। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड दे आर इक्वल। तो मैं आपको पहले ही बोल दूं, ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, यहां पे लिख देता हूं पीक वैल्यू ऑफ ईएफ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी नॉट क्या है ना, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्लीज इसको ध्यान में रखें, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आ रही क्या बात समझ में? हाँ सर, ठीक है, डन हो गया, इसको देख लेंगे। तो जैसे भी याद रखें तो सही याद रखें बस, है ना, गलत याद ना रखें, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, पहले ये चीज बता देता हूं, फिर मैं इंटेंसिटी पर आ जाऊंगा। एक बार आपको दिखा दूं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स। देखो मान लो x है, ये y है और ये z है, ठीक है, समझ में आ पा रही बात? y एक्सिस में कौन वाइब्रेट कर रहा है, जो ऑरेंज ऑरेंज है, ये y एक्सिस में कौन वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। z एक्सिस में जो पर्पल पर्पल है, z एक्सिस में कौन वाइब्रेट कर रहा है बच्चों, z एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और वेव प्रोपेगेट, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, y और z, और वेव प्रोपेगेट कर रही है x में। आपने वेव्स पढ़ा हुआ 11th क्लास में, तो ई वाई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। टी और एक्स का साइन अपोजिट है, मतलब पॉजिटिव में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में वाइब्रेट कर रहा है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड बी जेड इज बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगेन जो वेव है, वेव की बात अगर अपन करें, मैग्नेटिक फील्ड वेव वो ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स में, और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है जेड में। और ये याद रखें ई नॉट बराबर सी बी नॉट। इससे अभी 2024 में डायरेक्ट सवाल आया था, ई नॉट बराबर सी बी नॉट। एक चीज दे दी थी, एक चीज पूछ ली थी, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, है ना, शायद ई नॉट दे रखा था और बी नॉट पूछा था। इससे 2024 में भी सवाल आया, ई नॉट बराबर सी बी नॉट से। ई नॉट और बी नॉट क्या है, पीक वैल्यूज है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है साहब, ई क्रॉस बी। इलेक्ट अपने राइट हैंड थंब, क्रॉस प्रोडक्ट तो राइट हैंड थंब रूल से लिया जाता है, राइट हैंड से लिया जाता है ना क्रॉस प्रोडक्ट। तो ई क्रॉस बी मतलब अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ई से बी की तरफ कर्ल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। देखो ई है वाई एक्सिस में, वाई ऊपर है, मान लो जेड बाहर है, ई क्रॉस बी, तो अंगूठा गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, है ना। ये देख लीजिए एक बार इसको, चलते हैं फिर आगे। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। चलिए अब वापस मैं पीछे चलता हूं, इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करता हूं। यहां भी कुछ फॉर्मूले है। इंटेंसिटी का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया, या पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम बोल लो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। एक किसी पर यूनिट एरिया से या यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, एंड जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इंटेंसिटी इज एनर्जी बाय टाइम बाय एरिया, एनर्जी बाय टाइम इज पावर, तो पावर अपॉन एरिया। अब सुनो फॉर्मूले टू रिमेंबर, जो अभी आपने एवरेज एनर्जी डेंसिटी पढ़ा था। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, दिस इज ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ईएमडब्ल्यू यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ई नॉट बी नॉट आरएमएस नहीं, पीक वैल्यूज है, उसके हिसाब से फॉर्मूले लिखे। तो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटेंसिटी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी थी मैग्नेटिक फील्ड की, उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटेंसिटी आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर, तो इनको ऐड करोगे तो इसकी जगह ले लो, इसकी जगह ले लो, तो 1/4 + 1/4 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, या फिर बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू सी, या फिर ई नॉट इंटू बी नॉट बाय 2 म्यू नॉट, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले। फिर से यहां पे कहीं भी मैंने आरएमएस नहीं लिखा है, आरएमएस नहीं लिखा है, पीक वैल्यू लिखा है। और पीक और आरएमएस में रिश्ता क्या कहलाता है आपको पता है, आरएमएस इज पीक बाय √2। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये टोटल है। समझ में आ पा रही बात, सब सारी अलग अलग करके लिखिए। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ ईएम वेव वैक्यूम में। सी का फॉर्मूला ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ईएम वेव की स्पीड किसी मीडियम में क्या हो जाएगी, सी की जगह हो जाएगी वी, और μ0 और एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा म्यू मीडियम एप्सिलॉन मीडियम। अब आपको पता है म्यू मीडियम क्या होता है, μ0 × μr, एप्सिलॉन मीडियम क्या होता है, एप्सिलॉन × एप्सिलॉन r। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है,
आगे चल के अगला चैप्टर वही अपना रे ऑप्टिक्स, उसमें पढ़ना ही अपने को, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाय वी, तो म्यू मीडियम हो गया, सी बाय वी मीडियम। जब आपने पूरा सॉल्विंग वगैरह कर दिया, सी को लिख दिया 1/√μ0 वी मीडियम को आपने लिख दिया, है ना, ये चीज लिख दी, तो आपके पास आएगा √μr/ε। म्यू मीडियम, दिस इज म्यू, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी हाँ, दिस इज नॉट परमिएबिलिटी, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी हाँ, दिस इज परमिएबिलिटी, दिस इज परमिटिविटी, रिलेटिव, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ मीडियम इज √μr/ε। बाकी C बराबर E0 बाय B0 या E0 बराबर CB0 पता है। ये C क्या है, ये C क्या है, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ EM वेव ओमेगा बाय के, है ना। ये हम पहले भी वेव्स में देख चुके हैं। इस स्लाइड को भी आप देख लीजिए अच्छे से, इस स्लाइड को भी आप देख लीजिए बेटा अच्छे से। चलते हैं फिर आगे, ठीक है। अच्छा, ये वाली स्लाइड देख ली थी, ये वाली स्लाइड देख ली थी, है ना, साइड हट गया मैं, देख लो। सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए, और आप बेटा इसके PYQs जरूर से सॉल्व कर लेना, इसके PYQs जरूर से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। और आप देखना कि 2024 में भी दो बेसिक से सवाल आए। एक क्या सवाल आया था, एक ये सवाल आया था अभी 2024 में, एक तो E0 बराबर CB0 पे आ गया, एक आ गया अभी जब अपन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट, है ना। चलो देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, करंट इन वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। जैसे मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, इसको सर्किट में आपने जोड़ दिया, है ना, तो ये तो वायर्स में जो सर्किट में जो करंट होगा उसको कंडक्शन करंट अपन बोलेंगे। लेकिन पैरेलल प्लेट्स जब चार्जिंग हो रही है इनकी, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये किसने बताया, मैक्सवेल साहब ने बताया। किसने बताया, मैक्सवेल साहब ने बताया, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो किस वजह से आता है, जब प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ भी कह लो, वो चेंज होता है, वेरी करता है। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के ही बराबर होता है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो 2024 में पूछा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के बराबर है क्या, मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, तो आंसर था डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट करंट का कंडक्शन करंट के बराबर, और मैग्नीट्यूड भी। ये सवाल था फ्री फंड के 4 नंबर, सोचो। और एक E0 बराबर CB0 का 2023 में भी बहुत सिंपल सा सवाल आया था, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है ε0 इंटू d phi e by dt। व्हाट इज phi e, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। phi e इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को E इंटू ए लिख दो, एरिया को बाहर निकाल लो, तो ε0 a इंटू डी ई बाई डी टी हो जाएगा। आप चाहो तो फ्लक्स को क्या लिख सकते हो, आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता है E इंटू ए, यस। तो E इंटू ए, एरिया को बाहर निकाल लो डिफरेंशिएशन से, तो ε0 a डी ई बाई डी टी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू कंडक्शन करंट, डायरेक्शन में भी एंड मैग्नीट्यूड में भी, ठीक है। हाँ सर, पॉइंटिंग वेक्टर एक एक्स्ट्रा चीज है, वैसे इसमें पूछता नहीं है, बट देख लो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या पावर बाय एरिया आप इसको बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ई नॉट क्रॉस बी, ई नॉट वेक्टर क्रॉस बी नॉट वेक्टर बाय 2 म्यू नॉट, है ना, ठीक है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वही जैसे इंटेंसिटी का था, ऐसा यूनिट क्या हो गया, वॉट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका जो डायरेक्शन है, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी पॉइंटिंग वेक्टर जो है इट इज पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, यहां पे इनको देख लीजिए चीजों को। चलते हैं फिर आगे, ठीक है साहब, चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, अब मैक्सवेल की कुछ इक्वेशंस है। मैक्सवेल की इक्वेशंस का मतलब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जब एम्पियर साहब ने अपना एम्पियर सर्किटल लॉ दिया था, उस साल पैदा हुए मैक्सवेल। जब एम्पियर साहब ने एम्पियर सर्किटल लॉ दिया तब पैदा हुए थे मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने बड़े होके बोला कि एम्पियर साहब रेस्पेक्टफुली आपका ये जो लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाहूंगा, इजाजत हो तो मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहूंगा विद ड्यू रेस्पेक्ट। और उन्होंने बताया कि इसमें क्या गड़बड़ है, कंडक्शन करंट के साथ साथ उसमें उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट भी ऐड किया, और अभी इन सब पे आऊंगा। और अब देखो, मैक्सवेल साहब कितना सम्मान किया किसका, एम्पियर साहब का, कि जो एम्पियर्स लॉ था उसको बदल के उन्होंने क्या किया, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। मतलब एम्पियर साहब का नाम पहले ही रहने दिया, और अपना नाम कोई और होता तो मैक्सवेल एम्पियर लॉ करता, नहीं, उन्होंने क्या बोला, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, सम्मानजनक तरीके से। सही बात है, कोई आपसी रंजिश थोड़े ही है। अरे भाई, सब साइंस के लिए कर रहे हैं ना, सब फॉर द सेक ऑफ साइंस, कोई आपसी रंजिश थोड़ा ही है, ठीक है। कि कल को फिर उन्होंने बोला एम्पियर साहब, खैर एम्पियर साहब तो तब तक चल बसे थे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की सुपारी दे दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैक्सवेल्स इक्वेशन, अब हुआ क्या कि जितनी भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड इक्वेशंस थी उनको सबको इकट्ठा कर लिया और उन्होंने बोल दिया मैक्सवेल्स इक्वेशन, जिसमें पहली है, हम पढ़ चुके ऑलरेडी, गॉस लॉ,
इलेक्ट्रोस्टैटिक का, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इस पे भी सवाल पूछ चुका है 2023 या 24 में, आप देख लेना है ना। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी बराबर 0, ये हमने मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मोनोपोल एग्जिस्ट करते नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी एंटर हो रही है किसी क्लोज सरफेस से उतनी लीव कर जा रही है। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी कितना हो गया 0। अच्छा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल हो गया माइनस डी फाई बी बाई डी टी, यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जन्म देती है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो नहीं करते थे अपन, अरे E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, अगर आपको याद हो, बस वैसा ही है। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी की किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईएमएफ नहीं है, लेकिन हम बोलते थे ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाय डी टी, फैराडेज लॉ है ना। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और लास्ट है जो एम्पियर्स लॉ था, हम पढ़ चुके एम्पियर सर्किटल लॉ, उसमें क्या था, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई। लेकिन मैक्सवेल साहब ने उसको थोड़ा सा बोले कि यार इसको चेंज करना पड़ेगा, म्यू नॉट आई की जगह उन्होंने लिख दिया आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, और है ना ब्रैकेट खोल दोगे तो म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, आई डी का फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। समझ में आ पा रही बात? मतलब उन्होंने बोला कि यार जो टोटल करंट है वो कंडक्शन करंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की वजह से, मतलब कंडक्शन करंट यानी करंट जो सर्किट में है प्लस जो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो हो गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो 4 इक्वेशन है, ये चारों आपको एज इट इज मालूम होनी चाहिए। मैं हट जाता हूं साइड में, इसको आप देख लीजिए और फिर अपन चलेंगे आगे। ठीक है साहब, चलिए शाबाश, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैं इस पे आऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब है साहब कि इसमें बहुत सारी चीजें आती है, पूरे एक स्पेक्ट्रम है। GXUVIMR, G यानी गामा, X यानी एक्सरेस, U यानी UV अल्ट्रावायलेट, है ना, अल्ट्रावायलेट, GXUV, V यानी विजिबल, विजिबल, IMR, I यानी इंफ्रारेड, M यानी माइक्रोवेव्स, और लास्ट में हो गया रेडियो वेव्स, लास्ट में हो गया साहब रेडियो वेव, है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, GXUVIMR, GXUVIMR। समझ में आ पा रही बात? यस सर। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा साहब, ये पूरा ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खासियत क्या, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आल्सो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। वेव्स में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। अब जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे ना साहब, लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट जाओगे वेवलेंथ बढ़ेगा, मतलब गामा और एक्सरेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है धीरे धीरे, है ना। GXUVIMR, ये विजिबल है। विजिबल में कौन आता है बेटा, पता है क्या आपको? विजिबल में पूरा विबग्योर आता है। ये विजिबल वो पोर्शन है जो हमें दिखाई देता है, ये सब हमें दिखाई नहीं देते। समझ में आ रही बात? यस सर। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है। इसका मतलब सबसे छोटा वेवलेंथ है गामा और एक्सरेज का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव्स का। ठीक है, अच्छा, वेवलेंथ बढ़ता है तो आप बोल सकते हो कि एनर्जी या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। वेवलेंथ बढ़ता है, या यूं कह लो कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। वेवलेंथ बढ़ता है तो फोटोन का जो एनर्जी है hc/λ, वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा, तो एनर्जी क्या होता जाता है, लेफ्ट से राइट जाते वक्त डिक्रीज होता जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब आप, मतलब वो दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं कि जब आप राइट से लेफ्ट आओगे तो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, है ना। लेफ्ट से राइट जाने पर वेवलेंथ बढ़ रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ रही बात? यस सर, ये देख सकते हैं, ये सब पता होना चाहिए हमें। तो सिर्फ साहब ये विजिबल है, हमें तो सिर्फ ये विजिबल है जिसमें विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी और जो है वेवलेंथ वगैरह किस रेंज में लाए करते हैं, है। यूजेस गामा रेज, एक्स रेज, है ना। अब देखना एक बार यहां से अगर शुरू करें, मान लो लेट्स सपोज रेडियो वेव्स की बात करें, तो रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में यूज होता है। रेडियो वेव्स किस में होता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है। फोन वगैरह जो अपन इंटरनेट हो गया, फोन वगैरह हो गया, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन हो गया, रेडियो वेव्स। समझ में आ पा रही बात? माइक्रोवेव्स रेडार सिस्टम के लिए यूज होता है, और माइक्रोवेव्स जो अपने घर में माइक्रोवेव होते हैं हीटिंग इफेक्ट के लिए, है ना, हीटिंग के लिए यूज होता है। इंफ्रारेड जो रिमोट वगैरह जो होते हैं ना, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यार ये ऐसे नेकेड आइज से दिखता नहीं है, नेकेड आइज से नहीं दिखता, कभी आप करके देखना, जैसे कोई भी रिमोट है टीवी वगैरह का, एसी वगैरह का, तो यहां पे एक सेंसर लगा हुआ है, यहां पे एक सेंसर लगा हुआ है, और ये क्या करता है, ये
इंफ्रारेड क्या करता है, एमिट करता है, जो हमको विजिबल नहीं है। लेकिन जब आप फोन के कैमरे से, मान लो आपने क्या किया, आपने फोन के कैमरे से इस तरीके से करके किया ना, तो फोन के कैमरे में क्या होगा, ये विजिबल हो जाएगा। फोन के कैमरे में क्या हो जाएगा, ये इंफ्रारेड विजिबल हो जाएगा। तो कभी आप करके देखना, नेकेड आइज से विजिबल नहीं होता, रिमोट से जब आप किसी कोई भी बटन वगैरह दबाते हैं रिमोट से वो नहीं होता, लेकिन जब आप कैमरे के थ्रू देखोगे, कैमरे के लेंस के थ्रू, तो वो इंफ्रारेड आपको दिखाई दे जाता है। कैमरे के थ्रू कैसे दिखाई दे जाता है, कैमरा तो कैच कर ले रहा है इंफ्रारेड, लेकिन कैमरा जो अपनी स्क्रीन से आपको स्क्रीन में चीज दिखा रहा है वो तो विजिबल है, सही बात है। तो रिमोट वगैरह में यूज होता है, ये तो विजिबल है, जिस वजह से सारी हम चीजें देख पा रहे हैं। अल्ट्रा वायलेट जर्म्स वगैरह मार देता है, अल्ट्रा वायलेट जो जर्म्स होते हैं है ना, उसके सैनिटाइजेशन के जर्म्स मारने के काम आता है। एक्सरेस, मेडिकल पर्पज है साहब, एक्सरेस का हड्डी वड्डी टूट गई है ना, और बड़े बड़े मान लीजिए जो इक्विपमेंट्स हैं, एक्सरेस क्या होती है, बहुत हाईली एनर्जेटिक होती है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एनर्जी कम होती है, तो लेफ्ट साइड में गामा रेज एक्सरेस बहुत हाईली एनर्जेटिक होती है, तो काफी सारे मीडियम्स को क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। तो कहीं किसी बड़ी मशीन में या कहीं ब्रिज वगैरह में कोई क्रैक वगैरह देखना है तो उसके लिए भी एक्सरे काम आती है। बाकी जो आपके डॉक्टर्स की भाषा में बोलते हैं रेडियोग्राफ, यानी कि जो एक्सरे, जो हड्डी टूट जाती है तो बोलते हैं ना एक्सरे करवा लो, वो एक्सरे क्या होता है, वो रेडियोग्राफ होता है, ठीक है। खैर, तो एक्सरे उसमें यूज होती है। गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या एमिट होती है, गामा रेज एमिट होती है, इसको आप देख लीजिए। अच्छा, एक चीज मैं बोलने वाला था कि जो फोटॉन्स जब टकराते हैं अलग अलग सरफेसेस पे, प्योरली एब्जॉर्बिंग, प्योरली रिफ्लेक्टिंग, पार्शियली एब्जॉर्बिंग, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, अगले से मतलब जब मॉडर्न फिजिक्स आएगा ना, ड्यूअल नेचर, वहां पे पढ़ाऊंगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा कि सर वो आपने रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन फोर्स नहीं पढ़ा, वो कहां आएगा, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स। मैं लिख भी देता हूं यार, है ना, नहीं तो फिर खामखा तुम परेशान होगे। तो रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन फोर्स, ये हम कहां पढ़ेंगे, एंड रेडिएशन फोर्स, ये सब हम कहां पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर में पढ़ा दूंगा मैं आपको। कहां पढ़ा दूंगा बेटा, है ना, ड्यूअल नेचर में बता दूंगा, तो चिंता मत करिएगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कवर करेंगे, ड्यूअल नेचर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो साहब, तो आगे बढ़े और यहां पे एक बार ये देख लेते हैं कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इन सब की जो फ्रीक्वेंसी यूजेस मैंने आपको बता दिए, थोड़े बहुत पता होने चाहिए, और एक आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस रेंज में लाया करती है। रेडियो वेव्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 3 × 10⁻11 हर्ट्ज और वेवलेंथ इज ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर। रेडियो वेव्स सबसे ज्यादा वेवलेंथ इन्हीं की होती है। माइक्रोवेव्स में फ्रीक्वेंसी लाया करती है 10⁻11 10⁻11 से 10⁻13 हर्ट्ज और वेवलेंथ है 1 mm से 25 माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, है ना, या फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 10⁻13 to 10⁻14 हर्ट्ज, वेवलेंथ इज ranging between 25 micrometer to 2.5 micrometer. Visible frequency lies between 4 × 10⁻14 hertz to 7.5 × 10⁻14 hertz and wavelength lies between 750 750 से 400 नैनोमीटर के बीच में। विजिबल, जो हमें विजिबल है, दिखाई देती है इंसानी आंख को, किसी जानवर को क्या दिखाई दे रहा है क्या नहीं दिखाई दे रहा है, विजिबल हम इंसान के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। यूवी अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 10⁻15 to 10⁻17 हर्ट्ज and wavelength lies between 400 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर, सॉरी 1000 बोल रहा हूं, 10 नैनोमीटर। एक्स रेज के लिए फ्रीक्वेंसी लाया करती है 10⁻17 से 10⁻20 हर्ट्ज, समझ में आ पा रही बात, ठीक है। और वेवलेंथ होगी 10 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर। गामा रेज फ्रीक्वेंसी लाया करती है 10⁻20 से 10⁻24 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज लेस देन 10 × 10 की पावर, मतलब लैम्डा इज लेस देन 10 की पावर -12 मीटर। तो एक रफ एस्टिमेट और एक रफ आइडिया होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज लिखी हुई है ना। और ये चैप्टर छोटा सा ही है, इसमें अपन ने सारी चीजें, सारी स्लाइड्स क्या कर ली बेटा, इंटेंसिटी वाली ये सारी, हाँ सब ये देख लिए सब, ठीक है। और आप चाहें तो इसको एक बार देख लीजिए, आप चाहें तो इसको आप देख लीजिए और फिर अपन चलते हैं आगे, ठीक है जी हाँ। तो इसी के साथ हमारा ये ईएम वेव्स का माइंड मैप होता है बेटा खत्म, और मैं मिलने वाला हूं आपसे अगले ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के माइंड मैप में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।